पक्ष भी मौन, विपक्ष भी मौन, जनता कहे अब हमारी सुनेगा कौन। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस भयावह समय में ये जरूरी है कि हम लोग कोरोना की ओर ध्यान दें, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस की और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको लगातार पक्ष और विपक्ष को सुनना चाहिए और समाज हित में कार्यरत रहना चाहिए। कर्णनगरी टाइम्स बहुत ही पॉजिटिव रूप में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास कर रहा है जिससे कि खास करके कर्णनगरी कोटद्वार वासी बहुत परेशान हैं। इस वक्त हमारे शहर की जो हार्ट लाइन भी कही जाती है, देवी रोड, जो कि होते हुए हरिद्वार की ओर बढ़ती है, इस रोड का बहुत बुरा हाल है और अन्य रोड भी जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनका भी बहुत जर्जर हाल इस वक्त हुआ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उत्तराखंड के एक जाने माने जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व में पेयजल मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, अन्य भी कई विभागों का आपने प्रतिनिधित्व किया है। कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो परेशानियां जनता को झेलनी होती है, जहां पर कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी धूल मिट्टी की वजह से जनता को हो रही है, एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जितने भी वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उनको भी क्षति पहुंच रही है। ऐसे वक्त में आपका जो लगभग 35-40 साल का जो एक अनुभव रहा है और जनप्रतिनिधि के रूप में जो आपने कार्य किया है जनता के बीच में रहकर, आज कहीं ना कहीं दोबारा जनता आपसे, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में हैं, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंस है वो बहुत रिच है और उस रिच एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए हम जनमानस को कुछ थोड़ी सुविधा दे पाए, राहत दे पाए, ऐसी उम्मीद करते हुए आज श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के आवास पर मैं उपस्थित हूं और उनसे प्रश्न करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो बताएं कि किस प्रकार इस नितांत आवश्यक जो एक रोड होती है किसी भी शहर की, इसकी दुर्दशा से बाहर निकलने का कोई उपाय और आपके क्या विचार है इस संबंध में? ये बहुत सही समय पर सही बात आपने कहने का प्रयास किया है। मैं इनकी जहाँ तक कोटद्वार की लाइफलाइन कहें, जो कोटद्वार से लेकर सिगड्डी और प्रस्तावित थी कैपिटल तक जाने के लिए, इसके बारे में कहना चाहूँगा। जो अभी आपने पीड़ा महसूस की, जो कशिश आपने अपने दिल की कही है, निश्चित रूप से सही है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना महामारी के कारण ये रोड रुकी हुई है। आपको ये बताना चाहूँगा कि बरसात जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, करीब करीब 6 महीने गुजर गए और तब इस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? ये सारी जी अनुमान लगाया जा सकता है। भले ही आज ये कहा जा सकता है कि मार्च के बाद लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, मार्च के अंतिम सप्ताह में, लेकिन उससे पहले जो 6 महीने का समय था और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटर मार्ग कोटद्वार के लिए जो 1 लाख से ज्यादा आबादी को फीड करने वाली सड़क है और जो भविष्य के लिए आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी हमारी, उस पर आखिर किस वजह से लापरवाही की गई, क्यों इस पर काम नहीं किया गया? ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये समय तो नहीं है, लेकिन उस समय की मैं बात करना चाहता हूँ कि सरकार की लापरवाही है, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। बिल्कुल भी जनता की कोई परवाह किसी के द्वारा नहीं की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मोटर मार्ग पर काम होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। अब लॉकडाउन खुल गया है, काम प्रारंभ होने की दिशा में है। अब मैं समझता हूँ कि कोई भी जो है देर नहीं की जानी चाहिए। जनता को लाभ देने के लिए इस मोटर मार्ग का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाना चाहिए। सर, जन पीड़ा को समझते हुए कर्णनगरी टाइम्स, जो कि हर भारतीय की आवाज भी कहलाता है, हमने एक प्रयास किया कि अधिशासी अभियंता महोदय से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश करी और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो ओवरलोडेड डंपर्स वगैरह है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से भी बहुत सारे सड़क को नुकसान हो रहा है। तो क्या जो ओवरलोडिंग हो रही है ये इसको भी आप कारण मानते हैं, या जब लोगों से हम बात करते हैं तो सुनने में आता है कि गुणवत्ता क्योंकि नहीं होती है रोडों की बहुत बेहतरीन, तो इसकी वजह से रोड्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इतने बड़े बड़े गड्ढे आज हो गए हैं जहां जल भराव भी रहता है क्योंकि यदा कदा बारिश भी हो रही है और एक्सीडेंट्स भी सुनने में आ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? और यदि कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त कहती है कि हमारे पास फाइनेंस की दिक्कत है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता बन सकता है? क्योंकि खनन को भी हम यदि ध्यान में दें, क्योंकि वो भी एक जरूरी एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहा है, लेकिन नियमों के तहत ये होना चाहिए
और क्या ऐसा कुछ खनन न्यास के माध्यम से भी कुछ फाइनेंस की व्यवस्था हो सकती है कि वैसे तो रोड संपूर्ण मरम्मत मांग रही है, लेकिन यदि पूर्ण रूप से भी मरम्मत न हो पाए, पेंटिंग न हो पाए, तो कम से कम कंक्रीट पैच वर्क हो सके, इसके लिए आपके पास कोई सुझाव हो जो हम अधिशासी अभियंता से भी फिर उस पर बात कर पाए, तो आपका सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, खनन एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में अभी आपने बताने का प्रयास किया, और अधिशासी अभियंता का रुख जो उन्होंने बताया कि भारी वाहनों के कारण ये सड़कों की ये दुर्दशा है। विभाग आपके पास है, आरटीओ ऑफिस आपके पास है, ये आरटीओ यहाँ पर बैठता है, आखिर भारी वाहन कैसे इस पर चल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो प्रशासन को सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। जनप्रतिनिधि इसीलिए होते हैं कि वो अपने क्षेत्र की तमाम दिक्कतों को, परेशानियां जिससे जनता को होने वाली हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये गाइडलाइंस भी हैं, और साफ तौर पर जो आरटीओ ऑफिस होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी भारी वाहन उस पर न चले, जो क्षमता उसको, जिसके लिए वो मान्यता प्राप्त है, उसी के तहत उसको किया जाना चाहिए। और जहाँ तक खनन की बात है, खनन एक आवश्यकता है, हम भी समझते हैं, और जिस ढंग से किया जा रहा है उस पर भी हमको कुछ नहीं कहना, क्योंकि राज्य सरकार की नीति है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे समय में भी जो खनन के कार्य किए जाते थे उसका बहुत बड़ा भाग उस क्षेत्र के विकास के लिए आवंटन किया जाता था। उसमें दो बातें मुख्यतः होती थी। एक तो जिस नदी पर खनन किया जा रहा है वो 25% जो लेफ्ट साइड, 25% राइट साइड छोड़कर किया जाता था। आज उसके भी मानक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दूसरा यह है कि उसका जो प्रॉफिट होता था उसका करीब करीब 30% भाग उसी नदी पर उसके तटबंधों को बनाने के लिए किया जाता था। ये कहीं न कहीं नियम भी है और शासनादेश भी है जिसका पालन नहीं हो रहा है। शेष धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से एक फंड क्रिएट किया जाता था जिसमें 25% फंड जमा किए जाने की व्यवस्था होती थी, और वो धनराशि जिलाधिकारी के पास जमा होती थी, यानी जिले के अंदर होती थी, और वो संबंधित विभागों के कहीं पर अगर सड़क टूटी है तो उसके निर्माण में काम आती थी, कहीं पे अगर नहर टूटी है तो उसमें काम आती थी, और कहीं पे अगर कोई पाइपलाइन खराब हो गई या कोई भी चीज क्षति हुई है तो उस पर उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता था। अभी वर्तमान में जो मैं समझता हूं कि कहीं दूर दूर तक कोई भी नियम या जो शासनादेश है उसका पालन दूर दूर तक नहीं किया जा रहा है। सिर्फ खनन किया जा रहा है डंपरों के द्वारा, और उससे स्वाभाविक रूप से क्षति तो होगी, और उसकी भरपाई करने के लिए जो वैकल्पिक संसाधन या वैकल्पिक शासनादेश वहां पर उपलब्ध हैं उनका भी अनुपालन मैं समझता हूं कहीं न कहीं लापरवाही के कारण ये सबब जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधियों को सजग होना होगा, प्रशासन और शासन को भी अपनी उन तमाम बातों को नहीं भूलना होगा जिसको कि शासनादेश के तहत लागू किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वैकल्पिक भी बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जिसका हम फायदा जनमानस के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। मेरा प्रश्न एक और है आपके लिए कि जैसा आपका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कर्माश्रम का विकास, लालढांग मोटर मार्ग जो कि चिल्लर खाल होते हुए दोनों कमिश्नरीज को मिलाने का भी कार्य करेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होती है इस मार्ग की, और कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दे बनकर रहते हैं, उसके बाद कार्य नहीं हो पाता है इन पर। तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि पक्ष भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि विपक्ष भी इन मुद्दों को कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त ही उठाएगा, इसलिए वो भी कई सालों तक शांत बैठकर रहते हैं और इन मुद्दों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे पाते हैं। तो क्या आपके माध्यम से कुछ ऐसे प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं, या आपका ऐसा कोई भविष्य में और बहुत जल्दी कोई ऐसा आप निर्णय लेने वाले हैं जहां पर कि इन मुद्दों को उठाया जाए विपक्ष के माध्यम से और पक्ष को जगाने का एक कार्य आप करेंगे? इस पर भी मैं आपके विचार चाहूंगा। देखिए, जिस मोटर मार्ग की आपने बात कही, चिल्लर खाल लालढांग मोटर मार्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है, और स्वाभाविक रूप से दो जो मुख्य स्थान होते हैं कैपिटल किसी भी क्षेत्र विशेष का और हाई कोर्ट, इससे जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग मैं समझता हूँ सबसे कम दूरी वाला मार्ग साबित होना था, और इस पर हम लोगों ने बहुत तेजी से काम किया था। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं बल्कि सकारात्मक हम लोगों ने इसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया था। इसमें मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूं कि कितने दौर की बैठकें मैंने जो है फॉरेस्ट विभाग से की,
और तब सबसे बाद में एक ही निर्णय आता, हर मीटिंग के बाद एक निर्णय आता था कि ये मोटर मार्ग नहीं बन सकता है। हमने कहा चलिए हमारी शर्तों पर, यानी हमारी जो तकनीक है जिससे हम रोड का निर्माण करते हैं उससे नहीं बन सकती है, लेकिन अब आप ये बताएं कि इस रोड को बनाया कैसे जाए। हमारे यहाँ एक मिसाल होती थी कि पहले तो लाटे आदमी को अपने पक्ष में किया जाए और नहीं तो उसी की वाणी के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो हमने वही स्टाइल अपनाई और उसमें हम कामयाब हुए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम उच्च अधिकारियों ने एक सुझाव दिया कि हमारे पास 3 विकल्प है जो भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी जो स्वीकृत है, जहां पर वन विभाग की सड़कों का निर्माण उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर किया जाता है, वो है RBI 81। RBI 81 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमने कौड़िया से किमसार, जो लक्ष्मण झूला के आगे सड़क जाती है ये, उस पर हम लोगों ने इस पर काम किया था और बहुत सफल हुई थी। उस समय यहाँ पे एक अधिशासी अभियंता थे मिस्टर चंद्रा, मैंने उनको वहां पर भेजा और उनको कहा कि इस रोड का आप देख के आइए कि इसकी लाइफ क्या है और इससे कितनी वायबिलिटी इसमें बनती है। तो उन्होंने कहा ये बहुत सही है, RBI 81 से बनी है। तो मैंने उसी RBI 81 से ही इस मोटर मार्ग को स्वीकृत करवाया था। इसके लिए 7 करोड़ 6 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी। इसमें पुल भी थे और मोटर मार्ग को बनना भी था। मुश्किल से 4 महीने का काम था। उन्होंने कहा हम 3 या 4 महीने में इसको बनाकर अलग कर देंगे। इस पर टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद इस पर काम भी प्रारंभ हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय राजनीतिक बात कही या क्या कहें, लेकिन चुनाव संपन्न होने की दिशा में चुनाव प्रारंभ हो गए, जिसकी वजह से ये काम रुक गया। और उसके बाद जब सरकार बदल गई तो स्वाभाविक रूप से उनकी आवश्यकता भी बदल गई और उन्होंने इस मोटर मार्ग को RBI 81 से न कराकर पहले कहा कि गुल्लर झाला होते हुए ये सड़क जाएगी, चीला जाएगी, फिर कहा इसको हम जो है इस ढंग से बनाएंगे। तो सिर्फ मकसद उनका ये था कि ये कांग्रेस के द्वारा, सुरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा स्वीकृत किया गया एक कार्य है, इसको पलटने का उनका उद्देश्य था ताकि इसका क्रेडिट न जाए। हमने कहा क्रेडिट की तो कोई बात ही नहीं। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिला हूं और मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये सड़क सिर्फ और सिर्फ RBI 81 टेक्निक से बनाई जा सकती है। इसमें पर्यावरण विभाग की कोई जो है आपत्ति नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी है और ना ही जो है NTC के द्वारा इसमें कोई जो है कोई आपत्ति है। तो इसको बनाने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन इसको फिर भी जो है उसी ढंग से करने का प्रयास किया गया। आज आपके सामने स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सब इसमें ये पास हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब अधिशासी अभियंता को या चीफ इंजीनियर को हम लोग पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से कभी भी कोई भी अभी तक हम तक कोई इसके बारे में निर्णय नहीं मिला और ना ही उनका कोई उत्तर मिला है। तो इस प्रकार की बातें जब होंगी तो स्वाभाविक रूप से जनता त्रस्त होती है और ये मोटर मार्ग बनना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि अब भी वक्त है इसको RBI 81 टेक्निक से बना लिया जाए और इसकी गुणवत्ता उससे बेहतर होती है। और क्योंकि इसमें एक बात और हम लोगों ने उसमें ख्याल रखा था, क्योंकि ये सबमर्ज हो जाती है पानी में, क्योंकि जो पूरा लालढांग एरिया है आपका कुंभी खाल के बाद जो सिगड्डी के बाद पड़ता है, आप देखते होंगे बिल्कुल मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में जब ऊपर का पानी आता है तो वो बिल्कुल पानी के अंदर हो जाता है और जो ये तारकोल है वो तो जो है 1 हफ्ते भी नहीं टिकता है पानी के साथ। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके तहत इसको बनाने का प्रयास किया था, बहुत सोच समझ कर किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस रोड को भी रोक दिया गया और आज ये कहीं न कहीं इस बात को कह सकते हैं कि राजनीतिक शिकार ये रोड हो गई। वरना अब तक इसमें आवाजाही होती, लोगों को सुविधा मिलती और कहीं न कहीं कोटद्वार को एक जो व्यवसाय के केंद्र था उसको एक बार फिर उभरने का अवसर मिल सकता था अगर ये रोड बन जाती। सर, हम देख रहे हैं कि कण्वाश्रम भी आज जैसा आज तक की स्थिति में था वैसा ही दिख रहा है और कहीं न कहीं उपेक्षित इस स्थान को माना गया है और आज भी उपेक्षाओं की ही ये मार झेल रहा है। और इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज का भी सपना कई बार कोटकर्ण कोटद्वार वासियों ने देखा है, लेकिन ये भी अभी तक नहीं पूर्ण हुआ है। तो इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, कण्वाश्रम एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बहुत बड़ी एक हमारे लिए एसेट भी है
और पूरे भारतवर्ष का जिसका नाम भारत पड़ा, उस स्थान का नाम कर्ण आश्रम से प्रारंभ होता है। तो कर्ण ऋषि की तपस्थली, भरत की जन्मस्थली, कर्मस्थली, क्रीड़ास्थली, जो भी कहें आप, ये कहीं न कहीं आज भी जो है हाशिए में है। और इसके लिए हमारी सरकार ने और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रयास किया था। 22 करोड़ रुपए का एक बजट स्वीकृत है एडीबी बैंक से। इसमें आपको याद होगा कि जब हमने इसमें काम करना प्रारंभ किया, उसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद इसमें काम फिर रुक गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी श्रीमती ने जब महापौर की शपथ दी थी 2 दिसंबर को, तो मैंने 7 दिसंबर को वहां पर जाने की बात कही कि महापौर वहां जाएंगी। और जावलकर उस समय पर्यटन सेक्रेटरी थे। मैंने उनसे कहा था कि भाई मैडम बनी है, अब मुझे भी कुछ तेज होना होगा। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि चलो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, विधायक बन गए, यहाँ मंत्री की जगह मंत्री मिल गया, वो काम करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं 7 तारीख को देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो कार्रवाई रुकी पड़ी है उस पर काम होना चाहिए। 6 तारीख को ही वहाँ पर सारी मशीनें आ गई। वहाँ के लोगों ने भी बताया कि रात भर गाड़ियां आती रही, और 7 तारीख को 12 बजे जब हम लोग गए वहाँ पर काम होना प्रारंभ हो गया था। वो काम प्रारंभ हो गया, लेकिन एक बार फिर वही खनन की बात आती है, और कहीं न कहीं धन अर्जित करने के संसाधन बनाने का जो प्रयास किया गया, उसकी आड़ में उसमें किसी व्यक्ति ने उसको हाईकोर्ट में रिट लगा दी और उस पर रोक लगी। लेकिन राज्य सरकार ने आज तक एक भी बार प्रयास नहीं किया, न ही जनप्रतिनिधि ने किया कि इस के खिलाफ हम भी अपनी दरखास्त दें और इस अपील जो स्टे मिला हुआ है उसको खारिज करने का प्रयास करें। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आप जानते हैं कि 22 करोड़ रुपए की धनराशि एडीबी बैंक के द्वारा स्वीकृत है। उनका मीटर चल रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, चीज वहां पर स्थापित नहीं हो रही है, वो धनराशि उपयोग में नहीं आ रही है, लेकिन आपके ऊपर लगातार ब्याज पड़ता चला जा रहा है। लेकिन सरकार को न तो इसकी फिक्र है, न जनप्रतिनिधि को फिक्र है, और न ही कोटद्वार की फिक्र है। तो मैं समझता हूं कि इस पर अब भी वक्त है कि तत्काल प्रभाव से उस जो इस समय हाई कोर्ट में जो रिट स्टे लगा है उसको स्टे वैकेट किया जाना चाहिए, और उस 22 करोड़ रुपए की लागत से जो भव्य एक स्मारक बनना है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल बनना है, जो नौकरियों को यहाँ पर लोगों को, नौजवानों को देने में सफल होता, बुजुर्गों को घूमने की व्यवस्था वहाँ पर होती, तो सैलानियों को आने के लिए वहाँ पर व्यवस्था होती, तो बहुत कुछ वहाँ पर होना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी लटक गया। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अब भी सरकार कहते अभी भी उनके पास 2-1 साल का काम वक्त है, उस पर काम जरूर होना चाहिए, और अनावश्यक रूप से जो ब्याज उस धनराशि पर पड़ रहा है उसको रोकने की भी प्रयास जो है सरकार को करनी चाहिए। ऐसी उम्मीद करता हूं। ये जनता की भी भावनाएं हैं, और ये अकेले कोटद्वार की बात नहीं है, बल्कि कोटद्वार की पहचान का मामला है। ये अगर पहचान बनेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर लोग आना प्रारंभ करेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कर्ण ऋषि ने तपस्या की थी, भरत का जन्म हुआ था, जहाँ पे भरत का नाम पैदा होते हुए उसके नाम से जो है यहाँ पे भारत नाम पड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार से जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और स्थानों का पहचान मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब क्योंकि कोरोना का ये विकट संकट भी चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान भी हैं। और हमारे शहर की हम बात करें कि क्योंकि हम गढ़वाल के द्वार भी हैं, तो बाहर से हमारे काफी प्रवासी भाई बहन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और प्रवासी भाई बहनों के संबंध में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी इस वक्त यदि यहाँ पर स्थापित किया जा सकता और हो गया होता अभी तक, तो बहुत बड़ी हम लोगों की जो एक पीड़ा है ये दूर हुई होती, और कहीं आज इस कोरोना संकट काल में भी एक बहुत मुख्य बिंदु के रूप में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सुविधा जनमानस को प्रदान की जा सकती थी। तो ऐसे वक्त में, कोरोना के वक्त में भी आप क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे, और मेडिकल कॉलेज के संबंध में भी आपके क्या विचार हैं, ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की गई थी। इसके लिए धनराशि भी प्रथम चरण की 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी। आपको याद होगा कि कोटद्वार जैसी जगह में 192 बीघा जमीन उपलब्ध कराना
कितना बड़ा असंभव कार्य था, लेकिन उस असंभव कार्य को भी हमने संभव किया। 192 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत की गई, वहां पे उसके 4 दीवारी कर दी गई, वहीं पे जो है आपका ट्यूबवेल स्थापित कर दिया गया, वहीं पर जो है चौकीदार के लिए व्यवस्था की गई। इसी बीच में चुनाव प्रारंभ हो जाते हैं, चुनाव में कांग्रेस आ जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, उसके बाद वो एक खनन का अड्डा बन गया। आज वहां पर जो दीवारें हैं, जो वहां पर पंप है, उसका रखरखाव और देखने वाला भी कोई नहीं है, दुर्भाग्य है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेडिकल कॉलेज CMCI की गाइडलाइंस में बनता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से उसकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उसके माध्यम से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना ये कहिए कि मंत्री जी ने उस पूरी जमीन को ही ट्रांसफर कर दिया ESI को, श्रम विभाग। यानी श्रम विभाग जो कि सिर्फ क्लिनिक बनाता है, चोट मरहम पट्टी या फ्रैक्चर पे कुछ व्यवस्था करने की व्यवस्था होती है लेबर के लिए, और कहीं भी पूरे भारत के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज ESI के द्वारा अभी तक नहीं बना। मैंने लगातार बात की, माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि इसका तो हरीश राव जी ने शिलान्यास किया है, आप दोबारा शिलान्यास करके आए हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरे दिल को तकलीफ हुई कि एक मंत्री की इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री की निगाह में, लेकिन उनको करना पड़ा। उनको ने कहा कि मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे अंधेरे में रखा गया। खैर बहरहाल अच्छा है, किसी भी संस्था के द्वारा मेडिकल कॉलेज बनता तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि राज्य सरकार ने, जब मैंने ये बातें माननीय मुख्यमंत्री से कही कि एक एसेट है, कुछ दिन बाद ये जमीन भी नहीं मिलेगी, इसमें भारत सरकार जो है वित्त पोषित करने के लिए तैयार है, उन्होंने एक प्रस्ताव कहा कि ठीक है मैं इसको बात करूंगा। और भारत सरकार ने अभी 2 जगह के लिए, हरिद्वार के लिए और पिथौरागढ़ के लिए 2 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा भी की है, और ये भी कहा कि इसका वित्त पोषण हम लोग जो है केंद्र सरकार के द्वारा करेंगे। वही बात जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कही थी। फिर मैंने उनसे टेलीफोनिक वार्ता भी की कि अब तो हरिद्वार और पिथौरागढ़ का भी मार्ग प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी तो आपके पास मेडिकल कॉलेज के लिए कोई जमीन ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो जमीन थी वह आपके लेबर डिपार्टमेंट यानी ESI को दे दी गई है। अब या तो इसको पुनः वापस मेडिकल कॉलेज को देंगे आप, तब कहीं इसकी आप मांग कर सकते। तो उन्होंने एक प्रस्ताव जरूर भेजा है 400 करोड़ के करीब का, कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसके लिए हमको दिया जाए। कब वो स्वीकृत होगा, कब नहीं होगा, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद आप उसी ट्रैक पे आने की बात कर रहे हैं जिस ट्रैक को हमने जहां पर छोड़ा था। तो इससे आप स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जो है लोग काम करने की एक भावना बना रहे हैं और कैसे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चलिए, दूर आए दुरुस्त आए कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। हम तो हर हालत में चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बने और बनना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पर होटल्स में ही मेडिकल ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं। श्रीनगर की स्थिति आप देखते हैं, हम वहाँ का ये नहीं कहना चाहते हैं कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था, ये भी हम ही लोगों ने स्थापित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से आज ट्रेंड कुछ और हो गया। फैकल्टीज आना नहीं चाहती है, उनको सुविधाएं चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के स्थान चाहिए, इसलिए वो टिकना नहीं चाहती, जिसकी वजह से मेडिकल को जो स्टेटस बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो ये स्थान ऐसा था कि यहाँ पर रेल हेड भी है और यहाँ पे तमाम प्रकार की फैसिलिटीज जो है प्रत्येक फैकल्टीज को होती। इस मंशा से हमने इस कॉलेज को यहाँ पर स्थापित किया था। आज अगर लगातार 2017 से काम हुआ होता तो इस समय तक ये मेडिकल बनकर तैयार होता। और जैसे कि अभी आपने कोरोना वायरस इस महामारी का जिक्र किया, इसमें निश्चित रूप से ये काम होता। अगर ये बेस हॉस्पिटल बना है तो इसमें भी जो है आज कोरोना के मरीज हैं और बहुत सारे संख्या में लोगों का उपचार यहाँ पे हो रहा है। अगर नहीं होता तो नहीं होता। हालांकि यहाँ पर वो व्यवस्थाएं अभी भी बाकी हैं जो हम लोगों ने स्वीकृत की थी। डायलिसिस तक यहाँ पे स्वीकृति दिलवा दी। अभी युगल किशोर पंत जो MD हैं NHM के, उनसे मैं लगातार कहता आया था कि भाई इसमें एक स्वीकृति पहले की है, उसको क्यों नहीं आप प्रारंभ कर रहे हैं। वो बन गया, लेकिन अभी कार्डिक यूनिट बनने
कार्डियक यूनिट का बनना अभी शेष है, बर्न यूनिट का बनना शेष है, और उसी प्रकार डॉक्टर्स की जो कमी बनी हुई है उनका आना शेष है। लेकिन कहीं न कहीं एक एसेट तैयार है, देर सवेर ये अपना फुल फ्लेज चलेगा और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। काश के मेडिकल कॉलेज भी बन गया होता और इसको अगर सिर्फ राजनीतिक एक हथियार के रूप में इस्तेमाल न करते हुए कभी कहा कि ऐसा है कि 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ है वो 300 बेड का हॉस्पिटल? हमें तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी 2 महीने पहले ही हम लोगों ने एक न्यूज सुनी कि कलाल घाटी में जो पुरानी बिल्डिंग है, कलाल घाटी हॉस्पिटल की, जिस पर मैंने नई बिल्डिंग बनाई थी, तो उस पर वो क्लिनिक चलेगा। तो 300 बेड का हॉस्पिटल क्या वहां पर उन 2 कमरों में चल पाएगा? ये हास्यास्पद बातें की जाती हैं और ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा या ये कहें कि छलावा किया जा रहा है, जिसको कि नहीं किया जाना चाहिए। मेरा अभी भी अनुरोध है जनप्रतिनिधियों से कि वो सही बात करें, कम कहें, बेहतर करें, लेकिन जनता के हित में कहें। कोरोना वायरस इस समय महामारी का एक बहुत बड़ा सबब बना हुआ है। मैं पहले भी जनता से अनुरोध कर चुका हूं कि इस समय आप सब लोगों को और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि खतरा और बढ़ गया है। किन्हीं कारणों से बढ़ा है, अब उन बातों पर जाकर कोई लाभ नहीं। हमने तो पहले भी कहा था, वैसे कि पहले लॉकडाउन के बाद जब दूसरा लॉकडाउन प्रारंभ होना था तो उसमें 2 बातें कही थी कि इसमें कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों को जो जाना चाहते हैं जाएं। दूसरा विकल्प दिया था, और अब भी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से, बहुत महत्वपूर्ण चैनल से, कि अभी भी अगर सारे के सारे मजदूर सभी प्रदेशों को छोड़कर वापस अपने प्रदेशों में चले जाएंगे तो उस स्थिति को आप महसूस करिए कि जब आप 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज दिया है, जो कि मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उधार देने जा रहे हैं, लोन के रूप में आप दे रहे हैं, तो उस लोन को लेगा कौन व्यक्ति? सबसे पहली बात है बगैर लेबर, क्योंकि लेबर तो आपकी चली गई। तो मैंने उस समय एक अनुरोध किया था कि श्रम विभाग के पास, श्रम कल्याण बोर्ड के पास खरबों रुपए पड़ा है। उत्तर प्रदेश में पड़ा है, उत्तराखंड में पड़ा है, प्रत्येक प्रदेश में पड़ा है, प्रत्येक प्रदेशों में पड़ा है, और पूरी केंद्र सरकार में भी, क्योंकि प्रत्येक निर्माण के कार्य में 2% सेस लिया जाता है और वो सिर्फ श्रमिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसमें अगर कोई 7,500 रुपए की वेतन के रूप में उन स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को उस हिसाब से रेशियो में रखते कि उनको अगर दिया जाता तो वो भागने की प्रयास नहीं करते। आज इतनी ट्रेन चल रही हैं, आज इतनी बसें चल रही हैं, आज इतना पूरा प्रशासन लगा हुआ है, इतने ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इतने जगह जगह अभी आप देखिए मेला ग्राउंड भरा पड़ा है, वहां पे सारी एसडीएम से लेकर सब लोग फंसे पड़े हैं। तो इस धनराशि को अगर उस तरह देखा जाता तो इस धनराशि से ही उनकी तनख्वाह को भी दिया जा सकता था, और अब स्थिति और भयावह हो जाएगी। जिस रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं, जिस आर्थिक उन्नति की बात हम कर रहे हैं, जो पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, बगैर श्रमिकों के क्या ये संभव हो पाएगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न पैदा हो गया जिसको हमको समझना होगा। लेकिन हम जनता से ये जरूर अनुरोध करना चाहते हैं कि अनुशासित होकर इस पीरियड को, ये जो समय है कोरोना वाला, इसको पाटने का प्रयास करें। नौजवानों से भी अपेक्षा करना चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इस समय खतरा बढ़ गया है। और आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन चौथा प्रारंभ हुआ, उसमें जब रियायतें दी गई तो बहुत बड़ा आवत जावत शुरू हो गई, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक जो लंबे समय से एक पेशेंस से रुका हुआ था, वो एकदम जैसे कि कोई विस्फोट हो गया, उससे बाहर आ गया। तो ये खतरनाक स्थिति है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, सफाई कर्मियों ने बड़ी मुस्तैदी से इसको अपने जान जोखिम में डालकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई। यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई, और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए इसको रोकने का प्रयास किया, और यहाँ तक कि टीचर्स ने, जो गुरुजन हैं, उन्होंने भी अपनी सेवाएं देकर इस महामारी को रोकने में बहुत बड़ा काम में हिस्सा लिया। उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अब तक की जो धैर्य जनता ने अपना सहयोग देकर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही धैर्य, यही अनुशासन, यही
थोड़ा सा पेशेंस अपने मन के आगे लिए रखेंगे ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। पहले हमको अपनी जिंदगी को बचाना है, जिंदगी बचेगी तो स्वाभाविक रूप से आने वाला समय भी बेहतर होगा। मैं इस समय ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि इस दिशा में सोचना प्रारंभ करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके साथ हमने बहुत विस्तार से वार्ता करी। और कहीं ना कहीं विस्तार रूप से वार्ता करने का मकसद ये होता है कि पॉजिटिवली हम किसी भी चीज को आगे ले जाने का प्रयास करें। जनता के जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि कर्ण नगरी टाइम्स का जो एसेंस है वो कहता है कि हर भारतीय की आवाज, और हर भारतीय की आवाज हम तभी बन सकते हैं जबकि हम एक सकारात्मक रूप से और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग निरंतर जनता की आवाज को यूं ही उठाते रहेंगे। पक्ष से भी और विपक्ष से भी यही गुजारिश करेंगे कि आप जन नेता, लोक नेता बनने का प्रयास करें। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के आवास पर हमने उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर करी। किस प्रकार से खस्ता हाल सड़क जो पूरे कर्ण नगरी कोटद्वार की हैं, इस वक्त कर्ण आश्रम और मेडिकल कॉलेज जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के विषय थे, जो यहाँ पर यदि स्थापित किए जाते तो निश्चित रूप से इस शहर को बहुत बेहतरीन पहचान मिलती और कहीं ना कहीं लोग जो माइग्रेट करने को मजबूर हुए हैं उसको रोका जाता। आज रिवर्स माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है कोरोना की महामारी के बीच, लेकिन लोग रुकेंगे तभी जबकि यहाँ पर सुविधाएं होंगी। और इन सुविधाओं के ऊपर हमने विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करी। और जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तो इसका मकसद यही होता है कर्ण नगरी टाइम्स का कि हम हर भारतीय की आवाज बन पाए और आवाज बनकर सकारात्मक सोच के साथ कुछ विचार लेकर आए, कुछ नई बातों को हम भी सीख पाए और समाज हित में हमारे द्वारा भी क्या किया जा सकता है। आप जैसे व्यक्तित्वों के अनुभव के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज मैं अपनी सहयोगी सोनम पंत कोठारी के साथ कर्ण नगरी टाइम्स के मैं प्रकाश कोठारी।